आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूरोपीय यूनियन और इसकी जो हिस्ट्री रही और इसके अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन से हैं और इस इंस्टीट्यूशंस के अंदर वर्किंग कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह से जो है वो वर्क कर रही है और इसकी इम्पोर्टेंस। हुजूर हुआ ये कि वर्ल्ड वॉर 2 जैसे ही एंड होती है तो यूरोपीय जो कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज, वहां पर उन दो वॉर्स की वजह से जो करोड़ों लोग मरे। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जो है वो 8 करोड़ के करीब लोग मरे और इसी तरह वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर भी करोड़ों लोग मरे। तो उस वजह से एक एक ऐसा जो है वो लोगों के अंदर काइंड ऑफ अपाथी क्रिएट हुई थी अगेंस्ट द वॉर्स। और वो पीस के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट थे कि वो हर कीमत पर इसको करना चाहते थे। इसके अंदर खास तौर पर वो ज्यादा लोग थे जो बिजनेसमैन थे, बिकॉज वो ये समझ रहे थे कि जब भी वॉर होती है, सिवाय वॉर इकोनॉमी के बाकी सारा बिजनेस तबाह हो जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, कुछ पता नहीं है। और सारे जो फोर्स होती है कंट्री की, वो वॉर और अपनी सर्वाइवल पर रहती है। और जो बंदों का नुकसान होता है वो अलग है, और फिर जाहिर है उस इकोनॉमी को खड़ा करने में जो टाइम लगता है, ऑल थिंग्स। तो हुआ ये कि जैसे ही 1945 के बाद नाजी का फॉल हुआ, हिटलर जो है वो खत्म हुआ, इसी तरह जापान का एंड हुआ, पोस्ट वॉर ट्रीटीज हुई, यूनाइटेड नेशन बनी। तो ये जो इलाका था, खास तौर पर जर्मनी और फ्रांस का, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा वॉर का इफेक्ट्स नजर आए हैं दोनों वॉर्स में। इन इलाकों के अंदर जो लोग थे, उन्होंने, जो खास तौर पर बिजनेस क्लास के लोग थे जिनकी फैक्ट्रीज थी, उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द पॉलिटिकल, के कोई पॉलिटिशियन आपस में मिले, उन्होंने आपस में, फ्रांस के बिजनेसमैन और जर्मनी के बिजनेसमैन ने आपस में मिलना स्टार्ट कर दिया कि हम आपस में एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं। ये बात बड़ी लेट फिर बाद में इस चीज को जो है वो देखा गया थ्योरी की फॉर्म में, आईआर की। इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंसी। इसमें होता यह है कि ये बेसिकली एक पीस का स्टाइल है जिसके अंदर जब दो कंट्रीज एक दूसरे पर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट हो जाए, यानी कि उसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इकोनॉमिकली, तो वहां पर वॉर के चांसेस मिनिमम हो जाते हैं। ये डिबेट पाकिस्तान इंडिया में भी चलती है कि अगर हम इकोनॉमिकली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए तो ये वॉर माउंटिंग सिचुएशन ना हो। और यही वजह है कि जब जब फर्टाइल ग्राउंड बनाया गया या इस तरह के बैक चैनल ओपन किए गए, तब तब कोई ना कोई वॉर मॉन्गरिंग इंस्टीट्यूट उसके अंदर हर्डल रहा है जो उससे फायदा उठाता है उस वॉर की सिचुएशन से। तो इसीलिए हम 1998 के अंदर देखते हैं, 1999 के अंदर देखते हैं, जब वाजपेयी जो है वो यहाँ आ जाते हैं, साड़ियाँ जा रही हैं वहां से, आ रही हैं आम जा रहे हैं यहाँ से, एक बड़ी अच्छी फिजा बन रही थी, बिजनेस स्टार्ट होने वाला था, तो ये सारी। लेकिन हम देखते हैं कारगिल हो गया, इसी तरह और बहुत सारी इनके वहां पर तो तो पाकिस्तान इंडिया ये मुशर्रफ के टाइम में ही वो आया था। नहीं, नवाज शरीफ के टाइम पर आया। तो ये फिर ये खुद ही तो गया था ना मुशर्रफ जब। हाँ वो गया था, लेकिन मुशर्रफ इसलिए गया था ताकि अपनी फेस सेविंग की जा सके कि हम भी इंडिया के लिए हम तो कौन है। लेकिन वो जो जर्नैल है उसका तो, उसकी तो धरती पे स्टार ही
उस वार से लगे हैं। उसने और किसी सऊदी अरब से लड़ी है वार, या उसने कोई अफगानिस्तान से लड़ी है, या रूस से लड़ी है। उसने लड़ी ही इंडिया की वॉर से अपने वर्दी पर स्टार्स लाए। कैसे उस पर पीस क्रिएट किया जा सकता है? इट वॉज ऑल शिट जो ये क्रिएट करते हैं फॉर द फेस सेविंग। जो काम कर रहे होते हैं असल पॉलिटिशियन, उनको ये बेड़ा गर्क करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये जो बेसिकली ये जो फिजा और फर्टाइल ग्राउंड बन रहा था यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, यूरोपियन लैंड के अंदर, इसके अंदर डिफरेंट प्रपोजल्स बार बार आ रहे थे कि हम किस तरह बिजनेस को स्टार्ट करें, किस तरह एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी क्रिएट करें। तो इन्होंने जो फर्स्ट स्टार्ट किया वो बेसिकली एक यूरोपियन यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के नाम से एक इन्होंने वो बनाई, एक समझने की और ऑर्गेनाइजेशन बनाई फ्रांस और जर्मनी का बिजनेस बाहर, कि हम एक दूसरे से बेसिकली कोल और स्टील की जो फैक्ट्रीज हैं, यानी जो प्रोडक्ट है, इस पर डील करें। ये यूरोपियन यूनियन और ये सारी बातें नहीं हो रही, अभी सिर्फ ये हो रहा है कि हम आपस में एक दूसरे के ऊपर ये ट्रेड स्टार्ट करें। उस कॉन्सेप्ट को लेकर जो मैं बता रहा था इंटरडिपेंडेंसी का, इसके अगेंस्ट एक कॉन्सेप्ट आता है डिपेंडेंसी। ये आईआर में क्वेश्चन आया हुआ है, इंटरडिपेंडेंसी और डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी नहीं, आई वो है, डिपेंडेंसी तो IMF और पाकिस्तान को देख हाँ लेंगे। हाँ, वो वाला है। ये वो डिपेंडेंसी का पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरह जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डेवलप कंट्रीज पर जो है डिपेंड फॉर देयर सिक्योरिटी, फॉर देयर एवरीथिंग। अच्छा, ये जो कम्युनिटी क्रिएट होती है स्टील और कोल की, जिसके थ्रू जो है ना वो इकोनॉमिक और ट्रेड जो है वो स्टार्ट होती है और कंट्रीज आपस में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं टू अवॉइड कंफ्लिक्ट। क्यों? ये ऑब्वियस है कि जब आप जो है ना वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं तो उसमें ये होगा कि अगर आपने वॉर स्टार्ट की तो एक तो आपका बिजनेसमैन तो गया ही गया है, जो आपका बिजनेसमैन उधर भी है उस दूसरे कंट्री के अंदर, वो भी नुकसान में जाएगा। तो आपको डबल नुकसान होगा, ना सिर्फ अपने कंट्री के अंदर बल्कि जो आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट है दूसरे कंट्री के अंदर वो भी जाएगा। ये बेसिकली स्टार्ट यूरोपियन यूनियन का आगे जाकर। इसमें सीरीज ऑफ फिर एग्रीमेंट्स होते हैं, यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, जैसे कि काउंसिल ऑफ यूरोप बनी, इसी तरह यूरोपियन पार्लियामेंट बनी, इसी तरह फर्दर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता 60s में जाकर आपस में ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी कि बैरियर्स खत्म कर दिए। ट्रेड बैरियर्स जो लगाए जाते हैं कि भाई ये टैक्स जो लगाते हैं कस्टम वाले, कस्टम टैक्स जो है, कस्टम ड्यूटीज खत्म करना स्टार्ट कर दी। कस्टम यूनियन बना ली इन्होंने। एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एग्रीकल्चर पॉलिसीज आना स्टार्ट हो गई। ना सिर्फ ये फ्रांस और जर्मनी के दरमियान हो रहा था, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम 50s में, 60s में और खास तौर पर 70s के अंदर जब यूके ने एंट्री मारी है तो डिफरेंट कंट्रीज भी आते गए। तो ये ना सिर्फ अपने रिलेशंस को डीप कर रहे थे थ्रू सीरीज ऑफ पॉलिसीज, मेकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जो हम बार बार अभी हम देखेंगे इसको और बार बार डिस्कस भी करेंगे उन इंस्टीट्यूशंस को। ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट है, यूरोपियन बैंक है, इसी तरह जो है करेंसी इन्होंने क्रिएट की यूरो, इसी तरह उन्होंने सचिन जिनका जो वीजा एरिया क्रिएट किया वो, अच्छा जी, इसी तरह इन्होंने जो फ्री ट्रेड कस्टम यूनियन क्रिएट की वो, इसी तरह जो है ना वो इन्होंने काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन बनाई वो, ठीक है जी। यानी कि ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन बनाते गए और अपनी पॉलिसीज के थ्रू ये इसको जरा मजीद
डीप करते रहे, साथ साथ ये वाइड भी करते रहे, यानी कि इसके अंदर मेंबर्स भी इंक्रीज होते रहे। डेनमार्क, आयरलैंड, यूके और नए नए कंट्री, स्पेन, पोर्चुगल, ग्रीक, 70s के इरा में धड़ाधड़ एंटर होते हैं। और साथ साथ ये इसके अंदर इंप्रूवमेंट भी करते रहे उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, ताकि उनको मजीद सुप्रा नेचुरल बनाया जा सके, सुप्रा नेशनल बनाया जा सके, ताकि वो मजीद अपने आप पर बहुत ज्यादा जो है अपनी पावर यहां से निकाल के, जो कंट्रीज के पास पावर थी वो निकाल के डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना, वो एक ऐसे सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूट को दे दी गई जिसके अंदर तमाम कंट्रीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब जब कोल्ड वॉर एंड होती है तो ये चीज जो वैसे तो कोल्ड वॉर के टाइम के अंदर काफी ज्यादा डेवलप हुई, कोल्ड वॉर जैसे ही एंड होती है तो कोल्ड वॉर के एंड होने के बाद इन्होंने उस इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज को और ज्यादा वाइड कर दिया, और इन्होंने वो जो कम्युनिटीज और वो पॉलिसीज और वो थोड़े बहुत जो इंस्टीट्यूट बन रहे थे उनको अंडर द वन प्लेटफॉर्म लाने के लिए, एक अम्ब्रेला के नीचे लाने के लिए उन्होंने एक नई ट्रीटी साइन की, maastricht ट्रीटी 1993 में, जिसने बेसिकली ये जितनी भी कम्युनिटी थी जिसके अंदर डिफरेंट एग्रीमेंट्स हो रहे थे कंट्रीज के अंदर, कस्टम यूनियन, ठीक है जी, मैंने बताया एग्रीकल्चर की, ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट का बनना है, ये बना तो रहे थे लेकिन ये इंडिपेंडेंट अलग 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 चीजें थी। इनको एक उसमें करने के लिए फिर नए कंट्रीज आ रहे हैं, उनके लिए क्या असूल होगा, और जाहिर है कोल्ड वॉर जब खत्म हुई है तो इश्यूज भी नए आना स्टार्ट हो गए, क्योंकि कोल्ड वॉर के टाइम पर जो है ना वो एक स्टेलमेट हमें नजर आता है बिटवीन टू पोल्स, बाइपोलैरिटी नजर आती है कि सोवियत यूनियन के जो भी काम करना सोवियत यूनियन के काम करना, और आप जानते हैं ये सारा यूरोप टोटली डिपेंडेंट था यूएस के ऊपर, क्योंकि ये यूएस का एलाय था ये सारा एरिया। तो यहां से ये जो पोस्ट कोल्ड वॉर का इरा है, यहां से ये यूरोपियन यूनियन बेसिकली बनती है, उस कम्युनिटी को रिप्लेस करके इकोनॉमिक कम्युनिटी जो थी उसको ये प्रॉपर पॉलिटिकल एंटिटी में चेंज कर देते हैं यूरोपियन यूनियन। और आप देखें कि इसके अंदर इन्होंने फिर अपनी जो कंट्री, तो एक एंटिटी तो है ना, एक कंट्री नेशन स्टेट है, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी एक रखता है, ठीक है जी, उसके अपने कुछ लॉज हैं, ठीक है जी, डोमेस्टिक लॉज, जिस उसकी डोमेस्टिक कोर्ट्स हैं उनके ऊपर उसके लॉज लगते हैं, ठीक है जी, उनका एक बॉर्डर का सिस्टम है भाई, और उनकी एक मॉनेटरी पॉलिसी है, इकोनॉमिक पॉलिसी, कि वो यार जिस तरह चाहे अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो बनाए, हर कंट्री का अपना है। लेकिन इस ट्रीटी जो जो इस ट्रीटी को साइन करता है, ये इसका पार्ट बनता है, वो फिर इन्होंने जो इस ट्रीटी के अंदर पॉइंट्स स्टेब्लिश किए, जो पॉइंट्स इन्होंने बियॉन्ड इकोनॉमिक और सोशल इंटीग्रेशन के ये निकल गए, और स्टेट्स की जो आइडेंटिटी थी यूरोपियन सॉइल के ऊपर, वो इस ट्रीटी ने ऑलमोस्ट एंड करके सबको एक जैसा कर दिया यूरोपियन यूनियन के फॉर्म के अंदर। उसके अंदर उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी पॉलिसी भी इन इंस्टीट्यूट को दे दी, जैसे यूरोपियन पार्लियामेंट है, काउंसिल ऑफ यूरोप है, इसी तरह जो है वो एग्रीकल्चर पॉलिसीज अपनी उनको दे दी, मॉनेटरी पॉलिसीज यूरोपियन बैंक को दे दी, ठीक है जी। जो भी इश्यूज बाद में क्रिएट हुए वो एक अलग बहस है, लेकिन ये हुआ, इसने मजीद जो है वो डिफरेंट जो इश्यूज आ रहे थे पोस्ट कोल्ड वॉर के अंदर। ये मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर थी किसी एक स्टेट के अंदर, तो मतलब वो डिवॉल्व होगी एक पार्लियामेंट के अंदर, जो पावर थी मेरे ख्याल में ईयू के बनने से सारी स्टेट्स की ना पावर जो है वो डिवॉल्व होगी।
तो ये जो सर क्या ईयू को इन्होंने इतना स्ट्रांग नहीं कर दिया कि अगेन अगर देखा जाए तो बिलफर्ज एक आम ये छोटी कंट्री है, वो तो मतलब फिर उसकी ये कंपल्शन होगी, उसको ईयू के साथ चलना पड़ेगा। और मतलब किस तरह से मतलब एक कंट्री है, उसको बिलफर्ज कोई पॉलिसी बनानी है तो उसे मैं भी कि यूरोपियन पार्लियामेंट से जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी या कुछ ऐसा। अच्छा, अब इन्होंने ये जो आप बात कर रहे हैं यही बेसिकली इसके ऊपर क्रिटिसिज्म है, और ये छोटी स्टेट से ज्यादा बड़ी स्टेट का क्रिटिसिज्म। आपको आवाज मेरी आ जी रही है सर क्लियर? आ रही है सर। अभी भी तो हम देख सकते हैं कि जो रिसेंटली यूके जो है ब्रेग्जिट जो हुआ है और हाँ, ये बड़ी स्टेट का ज्यादा इशू था। ये यूरो क्राइसिस स्टार्ट होता है 2008 के अंदर, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे कि ये बड़ी स्टेट्स का ज्यादा था। लेकिन आप जरा पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के टाइम के को माइंड में रख के और उन दो वॉर्स के टाइम पीरियड के अंदर गुजर के फिर इसको देखेंगे, फिर आपको लगेगा यार इससे बेहतर तो कोई सोल्यूशन था ही नहीं। उसके बाद फिर जाहिर है जब ये तकरीबन 50 साल गुजार लिए, फिर इनको लगा कि यार ये कुछ ज्यादा ही हो गया, वापसी करो। लेकिन ये आप देखें कि यूके के अलावा अभी जो है वो इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ और जबरदस्त जो है चला। अच्छा, इसमें हम ये कहते हैं कि इन्होंने फिर अपनी इकोनॉमिक और मॉनिटरी पॉलिसी भी इसके हवाले कर दी इंस्टीट्यूट के, यूरोपियन बैंक के। और उसका मेन हेडक्वार्टर आप जानते हैं कि बेल्जियम में, ब्रुसेल में है। ब्रुसेल जो उसका कैपिटल है बेल्जियम का, मेन ज्यादातर। अच्छा, अब इसमें इन्होंने ह्यूमन राइट्स के पॉइंट भी ऐड करना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, इन्होंने मजीद क्या ऐड करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने डेवलपिंग स्टेट्स जो हैं उनके लिए भी लिवरेजेस स्टार्ट कर दी। वो क्या कि अब ये एक कॉमन ग्राउंड बन गया है, यानी कि विदाउट बॉर्डर कंट्रीज है कि अगर आप एक पे एक्सेस रखते हैं तो बाकी सब पे भी रखते हैं, यानी अगर आपका एक वीजा है सबका लग जाएगा। इसी तरह आप प्रोडक्ट जो है वो अपनी सेल कर सकते हैं। अब पाकिस्तान जैसे जो कंट्रीज हैं उनको ये कहा गया कि अगर आप अपनी ह्यूमन राइट्स और ये लॉज अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको एक्सेस होगी हमारे कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करने की, जिससे आपके जो है वो रिजर्व बेहतर हो सकते हैं, जिसको हम जो है वो इस पॉलिसी को हम कहते हैं जीएसपी प्लस स्टेटस, जर्नल प्रेफर्ड स्टेटस जो है, जनरलाइज प्रेफर्ड स्टेटस, जीएसपी प्लस स्टेटस दिया जाता है यानी कि डेवलप कंट्रीज को, जिसमें इनके ऊपर कंडीशन होती है डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर कि आपने लॉज ये पास करने हैं, ह्यूमन राइट्स के लॉज हैं, प्रोटेक्शन के हैं, इसी तरह एग्रीकल्चर की कुछ पॉलिसीज हो सकती हैं, एनवायरमेंटल लॉज हैं, ठीक है, वुमेन के राइट्स हैं, ये लॉज आपने पास करने हैं। उसके बदले में आपको 5 साल के लिए, 10 साल के लिए प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी कि आपकी प्रोडक्ट्स को पहले जो है प्रेफरेंस दी जाएगी और उनको फ्री एक्सेस होगी हमारे यूरोपियन यूनियन मार्केट में। अच्छा, अब जरा इसको थोड़ा सा वो देख लेते हैं, यूरोपियन यूनियन के सिंबल से आप देखें कि इनका एक फ्लैग है जिसके अंदर इनके स्टार्स, यूनिटी, सॉलिडारिटी, हार्मनी और पीपल्स के इस तरह की इन्होंने इसमें ऐड की हुई है। इसका मोटो यूनाइटेड इन डाइवर्सिटी, यानी कि ये बात दुरुस्त है कि फ्रांस के जो लोग हैं वो फ्रेंच हैं, जर्मनी के लोग जर्मन हैं, स्पेन के स्पेनिश हैं, पुर्तगाल के पोर्चुगीज हैं, इटली के इटालियन। ये बात तो ठीक है, और शायद यही बात है जो ब्रेक्जिट का हमें नजर आता है कि जब यूनाइटेड किंगडम वालों ने देखा, यूके वालों ने अपने आप को, वहां से फिर रेसिज्म की स्टार्ट होती है कि हम जब इनके साथ बैठते हैं, जब एक पोलैंड का बंदा भी आके बैठ जाता है, ग्रीक का भी, सिप्रस का भी, माल्टा का भी, और हम जो एक अपने आप को ये जरा प्योर उस रेसिज्म के अंदर देखते हैं कि हम प्योर इंग्लिश मैन और वो जो अपनी रेस है, ब्रिटेन, ब्रिटिश और वो
तो हम जो है एक जो है अपनी ट्रिब्यूट करते हैं अपनी पावर को भी, अपनी रेस को भी, और अपनी इकोनॉमी को। ठीक है, और भी बहुत सारी जाहिर है इसकी रीजन है, लेकिन मैं मतलब कि ये जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी का प्रोसेस है ये एक क्रिटिसिज्म के तौर पर भी देखा जाता है, लेकिन इसका मोटो आप देखें कि इसने किस तरह यूनाइट कर दिया पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने बताया कि डाइवर्सिटी जो है आप कह रहे हैं क्रिटिसिज्म है, ये किस तरह से क्रिटिसिज्म है? डाइवर्सिटी तो अच्छी नहीं है कि डाइवर्सिटी जो है उससे एक हारमनी जो है क्रिएट हुई है डिफरेंट नेशंस के अमाउंट ऑफ, मतलब आप कह रहे हैं कि क्रिटिसिज्म है, तो किस तरह से क्रिटिसिज्म है कि यहाँ से रेसिज्म वगैरह जो है वो होता है? यानी कि जो कंट्रीज थोड़े से रेसिस्ट होते हैं, वाइट जैसे पीपल हैं, खासतौर पर यूके के, तो वो इस चीज को बड़ा अजीब नजर से देखते हैं, इटालियन को या फ्रेंच को या जर्मन को या पॉलिश पीपल को। ठीक है, तो वो अपनी रेस के एंगल से इस डाइवर्सिटी को अपने लिए चैलेंज देखते हैं। और ये आप देखेंगे कि जब ये जो ह्यूमन राइट्स और अजाइलम की पॉलिसीज और ड्रग्स लॉ और ये जो इमिग्रेंट्स आते थे इनके पास कंट्रीज में, नॉर्थ अफ्रीका से, इसी तरह मिडल ईस्ट से, इसी तरह एशिया से, साउथ एशिया से, तो इन्होंने, इनके पास ये आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है, और यूके के सामने भी ये चैलेंज था कि ये फिर ना डिवाइड करते थे उन लोगों को, और सारे कंट्रीज के अंदर थोड़ा थोड़ा कोटे के लिहाज से भेज देते थे। तो ये कहते थे कि यार ये देखो, अब मतलब हमें इसको डेलिबरेटली लेना पड़ता है जस्ट बिकॉज कि हम यूरोपीय यूनियन के अंदर हैं, तो यूरोपीय यूनियन की एक पॉलिसी है कि हमने अजाइलम देना है लोगों को जो पॉलिटिकल ऐसे ऐसे एरियाज में रहते हैं जो वार प्रोन एरिया है, ठीक है जी, कन्फ्लिक्टिंग एरियाज हैं, तो वहां पर रहते हैं, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल जो है वो ये एक होता है कि हम अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज है उसका क्लैश रहता है वर्सेस यूरोपियन यूनियन का जो प्लान पॉलिसी है उससे। तो ये फिर एक प्रॉब्लम रहता है कि हम अपनी पॉलिसीज के लिहाज से देखते हैं कि यार हम ऐड नहीं करना चाहते, यानी हमारी पार्लियामेंट रिजेक्ट कर देती है कि हम नहीं लेना चाहते, लेकिन यूरोपियन यूनियन के पार्ट होने की वजह से हमें वो बंदे एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। उससे फिर जो हमारे जो अपने लोग हैं डोमेस्टिक पीपल, वो फिर जो है नुकसान में रहती है, यानी कि ऑल दिस प्रॉब्लम्स। अच्छा, इसमें ये वही कि यूरोपीय यूनियन जब बनी 1993 के बाद से, और उन्होंने फिर 1999 के अंदर करेंसी अडॉप्ट कर ली, यूरो करेंसी, और 2002 के अंदर जो है ना उन्होंने फाइनली उस करेंसी को प्रिंट भी करना स्टार्ट कर दिया जो आज है यूरो। तो उस करेंसी के जो सम्राट हैं यूरोपीय यूनियन के, उसकी अच्छी साइड तो ये है, सारा कुछ हमें नजर आ रही है कि किस तरह कलेक्टिव ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, और ये सारे कंपोनेंट्स भी बन गए हैं, पीस भी क्रिएट हो रहा है, सिक्योरिटी भी क्रिएट हो रही है, ह्यूमन राइट्स लॉज, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, ट्रेड बैरियर्स खत्म हो गए हैं, कस्टम यूनियन इकट्ठी बन गई है, बॉर्डर कंट्रोल खत्म हो गए हैं, फ्रीली जो है आसानी से लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स जो हमें नजर आती है, लेकिन इसकी डार्क साइड भी है। डार्क साइड जो है वो ये है कि जो ये कंट्रीज हैं, जाहिर है इनके जो डोमेस्टिक लॉज हैं, और इनकी जाहिर है जो डोमेस्टिक इनकी एक आइडेंटिटी है, एक स्टेट की आइडेंटिटी होती है, वो डिल्यूट हो जाती है, और इसके बेनिफिट्स कोई कम नहीं है, यानी कि डिल्यूट तो होती है नहीं स्टेट आइडेंटिटी, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज्यादा है अदर देन दीज, कि ये कलेक्टिवली फिर जो है वो आप देखेंगे कि जब कोई एक कंट्री क्राइसिस में जाता है तो सारे कंट्रीज उसकी हेल्प करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और ये एक बहुत बड़ी रीजन भी बनी थी ब्रेक्सिट की भी, कि जब यूरो क्राइसिस हुआ 2008 के अंदर, ग्रीक और ये जो नए नए कंट्रीज आए थे, ग्रीक वगैरह, यहाँ पर जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो इन्होंने बेल आउट की बात की अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन यूनियन पॉलिसी, कि भाई कंट्रीज हमें बेल आउट करें। तो यूके के अंदर ये बहस स्टार्ट हो गई थी पार्लियामेंट के अंदर कि यार
यहां पर करप्शन है, इनके लीडर्स या जो भी इशू जो भी इनका डोमेस्टिक है उसकी वजह से ये जो है ना डिफॉल्ट में चले गए हैं, कर्जे ले रहे हैं और ये नुकसान हो रहा है। लेकिन इस पॉलिसी, इनकी अपनी बैड पॉलिसी, बैड गवर्नेंस का जो खमियाजा है वो हम भुगतेंगे, हम अपनी जेब से पैसे देंगे वहां। ये जो हमारे लोगों ने कमाए वो पैसे हैं, हमारे लोगों का टैक्स लगे वो पैसे हैं, वो हम देंगे वहां। तो ये एक जो है ना बहुत बड़ा क्राइसिस, यूरो क्राइसिस को कहते हैं, स्टार्ट हो गया। डिबेट स्टार्ट होगी, क्या करें भाई, इस तरह के कंट्रीज जो नए नए सर आ रहे ये हैं। यूरोप क्राइसिस थोड़ा सा फिर रिपीट करें, इसकी समझ नहीं आई सर तो किस तरह। कि कंट्रीज के अंदर जो है वो, ये मैं थोड़ा सा आगे जाके बताऊंगा, लेकिन यहाँ बात स्टार्ट हो गई थी, चले इसको बाद में बताऊंगा भी नहीं, इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे यूरोप। अच्छा, ये डिसीजन मेकिंग की कह रहा था, इस क्वेश्चन को हम डिसीजन मेकिंग को बाद में पढ़ते हैं, पहले इसके एक एक इंस्टीट्यूट को देखते हैं, वो दूसरी स्लाइड के अंदर है, ठीक है। वो पहले ये डिस्कस करते हैं कि इसके इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, जैसे कि यूरोपियन पार्लियामेंट, उसका क्या काम है। इसी तरह यूरोपीय काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, उसके अंदर कौन लोग होते हैं और उसका क्या काम है। इसी तरह जो है ना वो इसकी वो कोर्ट है, यूरोपियन कोर्ट, उसका क्या काम है। इसी तरह इसका मॉनिटरी यूनिट है, उसका क्या काम है। वो सारे इंस्टीट्यूट बारी बारी जरा देखते हैं, वो दूसरी स्लाइड। अच्छा, ये वो बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि किस तरह वाइडनिंग, डीपनिंग एंड डिफरेंशिएटेड इंटीग्रेशन हुई। ये कंट्रीज की ग्रोथ है। ओरिजिनल मेंबर्स जो है ना वो शुरू शुरू में जर्मनी, फ्रांस, ये कुछ थे, बाद में इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग ये हुए, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाद में यूके, आयरलैंड, डेनमार्क, फिर ग्रीक, फिर पोर्चुगल, स्पेन, फिर ईस्ट जर्मनी आफ्टर द कोल्ड वॉर, फिर ऑस्ट्रिया, स्वीडन, फिनलैंड, ठीक है जी। फिर ये जो है ना वो सीई के कंट्री सारे जो है वो सिप्रस, माल्टा, बल्गेरिया, रोमानिया, क्रोशिया, ये सारे आना स्टार्ट। ये वो ट्रीटीज, लिस्ट ऑफ ट्रीटीज है जो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे थे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये साइन करते जा रहे थे। 50s के अंदर इन्होंने काउंसिल ऑफ पार्लियामेंट बनाई, इसी तरह जो है ना 60s के अंदर किस तरह कुछ जस्टिस कम कर देता है और यूरोपियन पार्लियामेंट को जो 50s में बनी थी उसको मजीद स्ट्रेंथन करता है। इसी तरह फिर यूरोपियन यूनियन बनती है जिसमें फॉरेन पॉलिसी, होम अफेयर्स को भी यूरोपियन इंस्टीट्यूट, यूरोपियन यूनियन के इंस्टीट्यूट को दे दी गई, यानी कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी भी उनको दे दी गई, ठीक है। इसी तरह जो है ना वो फिर आगे डिफरेंट ट्रीटीज होती हैं जिसने यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस को मजीद इनकॉर्पोरेट किया, इसके अंदर ऐसे एग्रीमेंट्स किए जिससे जो है ना मजीद इनलार्जमेंट हुई, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स आना स्टार्ट हो गए और मजीद इम्पावर कर दिया, ठीक। अच्छा, ये बेसिकली जो है ना डिफरेंट वो है इंटीग्रेशन के टाइप, यूरोपियन का एरिया, यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया जो है वो अलग है, ठीक है जी। इसके अंदर कस्टम यूनियन के अंदर अलग कंट्रीज हैं, यानी कि ये जो प्रॉपर फॉर्म। इसकी जो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं यूरोपियन यूनियन गवर्नेंस के, उसमें किस तरह मोर देन एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर एक्ट करती है, कि ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेंबर स्टेट्स है और एक सुप्रा नेशनलिज्म भी इसमें एग्जिस्ट करती है कि डिफरेंट कंट्रीज है। इसी तरह मल्टी लेवल गवर्नेंस है, डिफरेंट लॉज और डिफरेंट इंस्टीट्यूट है जो एक दूसरे के ऊपर चेक रख के इसको लॉज को चलाते हैं और पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन करते हैं, वो भी हम देखेंगे सारे इंस्टीट्यूट। इसी तरह प्रिकेरियस लेजिटिमेसी है कि इसके अंदर जो यूरोपियन यूनियन का बॉय है उसके ऊपर दो लॉज लग रहे थे, एक उसका डोमेस्टिक और एक यूरोपियन यूनियन का। तो जो कंपनी भी है उसके ऊपर भी इसी तरह लॉज लगते हैं कि वो लीगली उधर भी बाउंड होता है, वो उसके अगेंस्ट भी उसको सू किया जा सकता है स्टेट के अंदर। अच्छा, ये
जो इसके कोर इंस्टीट्यूट है, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपियन कमीशन, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन पार्लियामेंट और कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब देखिए मेजर जो है कि बेल्जियम में ही है और एक लग्जमबर्ग में है कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें एक और भी है, वो बैंक वाला है, मॉनेटरी पॉलिसी को जो देखता है, यूरो बैंक बाद में शायद वो ऐड हुआ। ये कोर इंस्टीट्यूट है। इनकी कंपोजिशन देखें, ये बहुत जानना जरूरी है, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग का पता लगेगा और इनकी वर्किंग का पता लगेगा, इनका काम क्या है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अच्छा, इसकी कॉम्पोजिशन अगर देखें, जैसे कि यूरोपियन काउंसिल है, यहां पर मेंबर स्टेट लीडर्स होते हैं जो इसके मेंबर्स हैं। यानी कि जो स्टेट के लीडर्स हैं, यूरोपियन कंट्रीज के जो स्टेट के लीडर्स, वो इसके मेंबर होंगे यूरोपियन काउंसिल। किसी का कोई प्रेसिडेंट है, चांसलर है जैसे जर्मनी का, वो इसके जो है हेड ऑफ द स्टेट। यूरोपियन कमीशन के अंदर यहां ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, उसी तरह एग्जाम्स होते हैं जिस तरह सीएसएस के यहाँ पीएमएस के होते हैं। तो वहां उस कलेक्टिव एरिया के अंदर तमाम कंट्रीज के लोग जो है ना, वो फिर अपेयर होते हैं और प्रॉपर उनका कॉम्पिटिशन होता है, तो वो फिर ब्यूरोक्रेट बनते हैं। ये यूरोपियन कमीशन के अंदर ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन को देखें तो इसके अंदर स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। इस काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे फ्रांस की है, वो हेड ऑफ द स्टेट की नहीं है या वो ब्यूरोक्रेट की नहीं है, वो मिनिस्टर्स की है। स्टेट मिनिस्टर्स जो हैं, हो सकता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी के लिए काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन में फ्रांस का इकोनॉमिक मिनिस्टर आएगा, उधर से जर्मनी का आएगा, और आयरलैंड का, बेल्जियम का, लग्जमबर्ग का, इटली का। ठीक। फिर है जी आपकी यूरोपियन पार्लियामेंट। हजूर, ये डायरेक्टली इलेक्टेड, जैसे कि बाकी जगह इलेक्शन होते हैं ना, जैसे कंट्री के अंदर इलेक्शन होते हैं या पार्टीज होती हैं, यहां भी यूरोपीय यूनियन का एक अलग है इलेक्शन, इसी तरह ही होते हैं। वहां से डायरेक्टली लोग इलेक्ट होकर आते हैं, उनकी पार्टीज होती हैं। जैसे कि पार्टी स्टेट में होती है ना, पाकिस्तान में जैसे पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, पीटीआई है, और जो है जमात इस्लामी है, काफी जो है ना हमारी पार्टीज है कंट्री के अंदर। इसी तरह यूरोपियन यूनियन के सारे इलाके के अंदर भी डिफरेंट पार्टीज हैं, और उनसे लोग फिर ज़ाहिर वोट लेकर यहाँ आते हैं, और अमूमी तौर पर यहाँ पर मेजोरिटी की फॉर्म में डिसीजन होता है। कोर्ट ऑफ जस्टिस आप जानते हैं, इसका जुडिशरी ये तीन जजेस, इसके अंदर यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन काउंसिल, ये दोनों मिलकर जो है ना कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को लगाते हैं। जैसे कि अमेरिका के अंदर होता है कि वहां पर जो जजेस हैं, वो सेनेट जो है वो नेता, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है और सेनेट उसको रोक सकती है, लेकिन उसकी मंजूरी के बाद जो है उसको अपॉइंट करता है सुप्रीम कोर्ट में। अब इनके गवर्नेंस रोल भी आप देखें साथ साथ, तो ये एग्जेक्टिव और लेजिस्लेटिव डिफाइन, और जहां से स्टार्ट होता है यूरोपियन काउंसिल है, पास उसको यूरोपियन पार्लियामेंट कर रही होती है, सलाह को रिजेक्ट भी कर सकती है। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूरोपियन यूनियन के अंदर हमें एग्जेक्टिव फंक्शंस
इस फॉर्म में नजर आते हैं, कोई इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसकी इंप्लीमेंटेशन देखी जा रही होती है। यूरोपियन कमीशन जो है वो मेनली पेपर वर्क करता है, और जो पॉलिसी पास हो जाए, बन जाए, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है प्रॉपरली हर कंट्री के अंदर। और कोर्ट ऑफ जस्टिस इसके अगेंस्ट कोई भी जो लॉ बना है वो फुलफिल नहीं हुआ, उसके खिलाफ सुनवाई करता है। ये यूरोपियन काउंसिल जो है वो डिफरेंट, यानी कि आपको बारी बारी उसकी एक एक काउंसिल को बताया गया किस तरह जो है ना पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म की जो है ना रिफॉर्म्स यहाँ पर डिस्कस होती हैं। सबमिट्स हेड ऑफ द स्टेट, जो हम बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरह यूरोपियन कमीशन, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वन कमिश्नर पर मेंबर स्टेट, एक स्टेट से एक ब्यूरोक्रेट आए, ठीक। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक पोर्टल हेडेड बाय प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट यहाँ पर कुछ चेंज होता है। काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, मिनिस्टर यहाँ मेंबर्स होते हैं। इसके अंदर प्रेसिडेंसी भी रोटेट करती रहती है, और पॉलिसी मेकिंग बेसिकली यहाँ पर हो रही होती है, और उसकी इंप्लीमेंटेशन भी देखी जा रही होती है। मस्ट पास ऑल बाइंडिंग यूरोपियन लॉज, मॉनिटर्स, कमीशन, एग्जीक्यूटिव रूल, ठीक। काउंसिल ऑफ, इसमें समटाइम्स यूनानिमसली भी होता है, पर क्वालिफाइड मेजोरिटी भी होती है, यानी कि हर कंट्री का कोटा होता है वोटिंग का। कोई कंट्री जितना इकोनॉमिकली जो है ना वो एम्पावर करते हैं, जैसे आईएमएफ के अंदर होता है हमारे, कि जो कंट्री का शेयर ज्यादा है उसका वोटिंग राइट भी ज्यादा है, ठीक, पर क्वालिफाइड। यूरोपियन पार्लियामेंट, इसमें देखें कि इलेक्टेड लोग आते हैं, डायरेक्टली ऑर्गेनाइज जो है वो है, और इसके अंदर जो है ना उसी तरह जैसे यहाँ पर स्पीकर और जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनता है, वहां पर भी शेयर जो भी इसका प्रेसिडेंट बनता है वो शेयर करता है और सारे लॉज को बाय मेजोरिटी, अमूमी तौर पर मेजोरिटी के प्रिंसिपल पर, सिंपल मेजोरिटी प्रिंसिपल पर उसको लॉज पास किए। अब ये डिफरेंट पार्टीज हैं जो मैं बता रहा, जैसे कि हर कंट्री के अंदर पार्टीज होती हैं, रिपब्लिकन है और डेमोक्रेटिक है, जैसे कि यूएसए के अंदर। इसी तरह हर लेबर है, कंजर्वेटिव है यूके के अंदर। इसी तरह यूरोपियन यूनियन के अंदर जब इलेक्शन होता है वहां भी पार्टी सिस्टम एक साथ। अच्छा, ये तो इनकी बेसिकली कोर्ट ऑफ जो इनका सारा सिस्टम है, और कोर्ट जो इनका प्रॉपर है, इंस्टीट्यूट कौन से हैं ये आपको पता होने चाहिए। इसके अंदर इनके रिप्रेजेंटेशन कौन कौन करता है ये आपको पता होना चाहिए, और उनका मेन रोल क्या है ये आपको लास्ट भी पता होना चाहिए। हिस्ट्री की जो हम थोड़ी सी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इनकी मजीद डीप डाउन इनकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। अगेन उसी स्लाइड पर जाते हैं जो हम पहले डिस्कस कर। अच्छा, ये जो पार्लियामेंट है, ऐसा नहीं है कि ये पार्लियामेंट जो है वो अकेली डिसीजन लेती है, बल्कि ये जो काउंसिल है, यूरोपियन काउंसिल, इसके साथ मिलकर डिसीजन लिया जाता है। और जो प्रपोजल्स आते हैं नए लॉज के, पेपर वर्क होता है। अगर आप आसियान का भी सिस्टम देखें ना, जैसे आसियान बनाई है ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री एसोसिएशन, ठीक है, वो भी उसके अंदर भी वो भी इससे इंस्पायर है, कि वहां पर जो लॉज की प्रपोजल्स है वो अमूमी तौर पर बियॉन्ड द पॉलिटिकल ग्राउंड आ रही होती है। वो पेपर वर्क से होता है, और वो चीजें फिर पेश की जाती हैं पार्लियामेंट के अंदर, और पार्लियामेंट विद द हेल्प ऑफ काउंसिल ऑफ इट पास कर देती है दोनों मिला।
जो प्रपोजल आता है वो यूरोपियन कमीशन की तरफ से आता है कि ये लॉ पास करो। मिसाल के तौर पर जैसे कि इस वक्त डिजिटल लॉ में इसका 2021-22 में पास हुआ कि ये जो प्राइवेसी है और ये सारे इश्यूज है, फेसबुक किस तरह रन हो रही है और वो किस तरह लोगों को उसके डाटा यूज कर रही है, उसके ऊपर लॉज जो है ना मेकिंग की बात की जा रही थी। वो जो प्रपोजल्स आते हैं नए लॉज के, वो बेसिकली यूरोपियन कमीशन की तरफ से इनिशिएट होंगे और वो फिर जाएंगे वहां पर, उसका सारी असेसमेंट होके देख के फिर वो सेंड कर दिया जाता है पार्लियामेंट और वो मिलकर काउंसिल, यूरोपियन काउंसिल पार्लियामेंट उसको पास करता है। एक बात इसमें नेक्स्ट ये है कि वो एक तो तरीकेकार है कि एक्सेप्ट कर, दूसरा ये है कि उसके अंदर अमेंडमेंट्स जो है प्रपोज करें किया जिसमें अमेंडमेंट करना, जो कमीशन ने रिपोर्ट भेजी है ना कि यार ये लॉ पास कर दिया जाए फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ये सब यूरोपियन, तो उसके ऊपर प्रपोज अमेंडमेंट किया सकते। अगर काउंसिल और पार्लियामेंट आपस में एक दूसरे पर अमेंडमेंट के ऊपर एग्री ना हो तो एक और चांस दिया जाता है कि वो दोबारा जो है उसको देखें, दोबारा बैठे, दोबारा डिस्कस करें। इस दौरान ये सारे काम के अंदर जैसे अमेरिका के अंदर होता है यहां भी और दुनिया में हर कंट्रीज के अंदर बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। कोशिश होती है कि जो इस कंट्री जो 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 इसको प्रपोज कर रहे होते हैं और जिसके फेवर में ये लग रहा होता है वो कंट्रीज बाकियों को पुश करते हैं कि इसको पास करवाया जाए। जैसे अमूमन तौर पर हर जगह ही होता है, तो ये दोबारा बैठते हैं, दोबारा उस अमेंडमेंट को फिर प्रपोज करते हैं। इसमें आप जरा देखें कि पार्लियामेंट को थोड़ी सी पावर ज्यादा दी गई है क्योंकि ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं एज कंपेयर टू द मेंबर्स ऑफ यूरोपियन काउंसिल। ये याद रखना, काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन अलग चीज है और यूरोपियन काउंसिल अलग चीज है। यूरोपियन काउंसिल के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन है वो हेड ऑफ द स्टेट्स की है और जो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर मिनिस्टर्स की रिप्रेजेंटेशन और कमीशन के अंदर ब्यूरोक्रेट्स है। ठीक है, और पार्लियामेंट अभी मैंने बताया कि डायरेक्टली। सर ये तो दोबारा इस चीज को, रिपीट कर दें, किसके अंदर मिनिस्टर्स की और किसके अंदर हेड्स की हैं? हाँ मैं एक बार बता, ये जो यूरोपियन पार्लियामेंट है इसमें तो आपको पार्लियामेंट से वर्ड से नजर आ गया कि ये तो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग। फिर है दो, एक है यूरोपियन काउंसिल, एक है काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन। जो पहली वाली है ना यूरोपियन काउंसिल, उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है हेड ऑफ द स्टेट्स की, जैसे कि किसी कंट्री का प्रेसिडेंट, चांसलर और ये सारा हो सकता है। और जो काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन है स्टेट मिनिस्टर्स की, यानी कि कंट्रीज के स्टेट मिनिस्टर्स की। ये जरा डिफरेंट आपने जेन में, तो इसीलिए इस बुनियाद पर इसको माइंड में रख के आप देखें तो आपको लगेगा यार ऑब्वियसली फिर तो पार्लियामेंट को पावर ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि जो सर ये यूरोपियन पार्लियामेंट और काउंसिल मिल के जो अमेंडमेंट्स बनाती है, तो ये कौन सी काउंसिल है? हेड्स वाली काउंसिल है या कौन सी है, दूसरी है? हेड्स वाली अच्छा, हेड्स वाली है। मेन वही है। बाकी तो ये जो दूसरी वाली काउंसिल है ये ना मिनिस्ट्री वाला रोल अदा करती है, जैसे मिनिस्ट्रीज का रोल होता है वो जो हेड वाली है ना उसने बेसिकली जाहिर है वो हर कंट्री का हेड आया होता है, जैसे कि फ्रांस की तरफ से जो उसका प्रेसिडेंट आएगा इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, बाकी कंट्री से जो जो आएंगे चांसलर आएगा उसका, जर्मनी। तो इसमें आप देखिए पार्लियामेंट को पावर दी गई टू ब्लॉक, ताकि ये जो एसेंस है डेमोक्रेसी की वो कायम रहे और सिंगल पर्सन की जो पावर है उसको कर्टेल किया जाए, क्योंकि जो पार्लियामेंट में लोग हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड हैं यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के अंदर से। ठीक, ये चीज आप देख, अगर वो एग्रीमेंट हो जाता है तो अमेंडमेंट्स पास करके लॉ बन जाए, अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो फिर एक
फर्दर कमेटी बनाई जाती है, यानी सेकंड रीडिंग के बाद भी, सेकंड सिटिंग के बाद भी अगर एग्रीमेंट नहीं होता पार्लियामेंट और उसमें काउंसिल में, तो फिर एक कमेटी बनाई जाएगी जो इसको देखेगी। और फिर एंड जब ये सेकंड रीडिंग के बाद कंसिलिएशन कमेटी बनाएगी और वो एक सोल्यूशन देगी, दोबारा या फिर थर्ड टाइम बैठेंगे काउंसिल और पार्लियामेंट, उस वक्त काउंसिल के पास भी ये पावर आ जाएगी कि वो इसको रोक सकता है। फाइनल, ये भी आपने बात, ये एक वे है, ठीक। अच्छा, सॉरी, अब ये मैं आपको बता रहा था कि ये इन्होंने जो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बनाई और कंट्रीज को इकट्ठा किया और उसमें करेंसी भी डिक्लेयर कर दी यूरो। 1999 के अंदर उसको वर्चुअली पहले थी, और फिर उसके बैंक नोट्स और कॉइन्स जो है ना वो 2002 के अंदर फॉर्मली शुरू कर दिया। तो इसके अंदर कॉमन इकोनॉमिक और फिजिकल पॉलिसीज की बात की गई, मॉनेटरी पॉलिसीज की बात की गई। इसका मतलब ये है हजूर कि इसके दो पर्पज होंगे इस इकोनॉमिक, सॉरी, यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन के दो मेन पर्पज होंगे ईएमयू के। एक तो होगा इन्फ्लेशन को रोकना, ठीक है। दूसरा जो मेन काम होता है वो होता है इंटरेस्ट को डिसाइड करना, कि भाई हम जब किसी को पैसे देंगे तो सूद कितना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये दोनों काम आज भी हमारे स्टेट बैंक के भी जिम्मे यही काम है, इन्फ्लेशन को रोकना और मेन। पहले उसके जिम्मे उसने डाला, गवर्नमेंट ने डाला होता, फिर आईएमएफ ने खत्म किया ये जो हमारी करेंसी की वो है वैल्यूएशन डिवैल्यूएशन। पहले स्टेट बैंक सर वो तो फ्लोटिंग ऑफ करेंसी की वजह से उसने पार्लियामेंट से भी अपने आप को जुदा कर दिया। क्या चीज? जब करेंसी फ्लोट हो रही थी तो हम्म, स्टेट बैंक ने खुद को पार्लियामेंट से भी जुदा कर दिया था। हाँ ऐसे ही है, क्योंकि ये अंडर द, पहले आप जानते हैं कि ये जो है ना स्टेट बैंक डायरेक्टली फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर इस तरह आ रहा था कि वो फिर इन्फ्लुएंस करता था फाइनेंस मिनिस्टर स्टेट बैंक को, और स्टेट बैंक फिर मजबूर हो जाता था। अब वो इंडिपेंडेंटली इसको लेके चलता है अदर कंट्रीज, और सर ये उसके ऊपर स्टेट भी। बैंक के पास कैसे पार्लियामेंट से इतनी ज्यादा पावर उसके पास किस तरह आ गई कि उसने खुद को पार्लियामेंट से जुदा कर दिया? मतलब ये स्टेट विद इन स्टेट नहीं है, मतलब ये किस तरह अच्छा, से? ये ना, ये स्टेट विद इन द स्टेट भी थी असल में। ये जो मसला था ना वो ये था, ये होना ऐसे ही शुरू में चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर वो जो स्टेट मिनिस्टर था वो आए इंडिपेंडेंटली, उसको काम नहीं करने दे रहा था जब उसके अंदर थी, यानी अपनी मर्जी से अपनी गवर्नमेंट की फेस सेविंग के लिए वो 5 साल के टेन्योर के अंदर डॉलर्स की ट्रू वैल्यू को एक्सपोज ही नहीं होने देता था मार्केट से। तो ये होता था कि अपनी गवर्नमेंट को फेस वैल्यू सेव रखता था। जैसे कोई नई गवर्नमेंट आती थी उस वक्त वो आके देखती थी तो वो अचानक से नजर आता था कि फ्री फ्लोटिंग हो रही है। जैसे खान साहब की गवर्नमेंट आई तो अचानक से धड़ाधड़ बिक्री आईएमएफ के पास गए अगले ही साल 2019 में, तो वो सारा हुआ। उन्होंने प्रपोज किया कि यानी तुम करवाना करो, और इसको ट्रू वैल्यू पे लेके आओ ताकि अपनी स्ट्रेंथ गेन कर सके। अगर आप इसको एक्सपोज नहीं करोगे मार्केट के सामने, ये स्ट्रेंथ कैसे गेन करेगी? इसको तो आपने एक हाइब्रिड और अपनी एक जो है ना सेल्फ मेड वैल्यू के ऊपर रखा हो। अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन जो है ईएमयू, ये बेसिकली दो काम अपने कर रही है। एक तो इन्फ्लेशन को, दूसरा ये चेक कर रही है कि हमने किस तरह से इसको मॉनेटरी पॉलिसी को देखना है, सूद वगैरह, इंटरेस्ट, बिकॉज, और ये दोनों इंटरलिंक है। बिकॉज जब किसी भी कंट्री के अंदर या इस यूरोपीय यूनियन के अंदर, अगर हम करें इसको एज एक कंट्री देखें, यूरोपीय यूनियन के अंदर जितने भी कंट्रीज है वहां पर जब क्राइसिस आएगा तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा उस क्राइसिस के दौरान, मिसाल के तौर पर इन्फ्लेशन बहुत,
अब इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए यूरोपियन मॉनेटरी यूनिट या यूनियन क्या करेगा, वो बेसिकली इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। उससे क्या होता यह है कि इन्फ्लेशन या हिटिंग ऑफ द इकोनॉमी इसको कहते हैं, इसको रोकने के लिए कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है, कि बहुत चीजें महंगी हो रही, इसको रोकने के लिए लोगों को पुश किया जाता है कि वो अपने पैसे मार्केट में फेंकने की बजाय, जिससे इन्फ्लेशन क्रिएट हो रही है, वो बैंकों की तरफ रखें। और बदले में ये जो इंटरेस्ट रेट है बेसिकली एक ऐसा इंसेंटिव है जो लोगों के सामने दो चॉइस देता है, आइदर गो टू द मार्केट, स्पेंड योर मनी विद द रिस्क, कम टू द बैंक, टेक 23%, 12%, 15% इंटरेस्ट रेट विदाउट एनी रिस्क। उसके पास क्या चॉइस है कि एक, बगैर रिस्क के वो 12 रुपए कमाएगा 100 रुपए रख के, और दूसरी तरफ मार्केट में जाएगा, रिस्क भी है और 12 रुपए भी शायद ना मिले, शायद 8 मिले और शायद हो सकता है 50 मिले, वहां रिस्क है, तो वो सेफ हैंड खेलता ही है। तो इस तरह ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट अगेंस्ट द इन्फ्लेशन रोकी जाती है, यानी इन्फ्लेशन इस तरह रोकती है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करती सर है। ये आजकल समझ नहीं आई, ये पॉइंट ये किस तरह हुआ है? दोबारा मैं समझा कि ये जो इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि चीजों की जो कीमत है वो एक खास लेवल से ऊपर जा रही है, बैलूनिंग हो रही है, लोगों के पास पैसा है, जेब में खर्च कर रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं, लोग खर्च कर रहे हैं पैसा, स्पेंडिंग हो रही है इकोनॉमी, लोग पैसे ले लेकर ना, कम इंटरेस्ट रेट होता है ना उस वक्त इन्फ्लेशन के टाइम पर इंटरेस्ट रेट बहुत लो होता है, जब स्टार्ट हो इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि 4 हो, 5 हो, 10 हो। तो लोगों के लिए क्या होता है कि जब सूद की जो वैल्यू कम है तो आप पसंद करेंगे लोन लेना, या जो है ना आप कर्ज लेना पसंद करेंगे। जाहिर है, आप एक बैंक आपको कह रहा है जी 4 रुपए की, ये 4% के मार्कअप पे आपको मैं लोन दे देता हूँ, आपको मिल रहा है, कमाल होगा, लोग 12-12, 20-20 पे दे रहे हैं, बैंक आपको ये दे रहा है, बोलो ठीक है आओ डालो। आपने वो पैसा उठाया, पैसा आपके हाथ में, पैसा आपने उठा के मार्केट में डाला, यानी कि कोई दुकान लगा ली, कोई जो है ना वो फैक्ट्री बना ली, कोई जो है ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया, एनीथिंग, कोई भी गाड़ी ले ली, कुछ भी कर लिया, पैसा यानी खर्च कर दिया वो लेके लोन, यानी इसका मतलब यह है कि वो मार्केट में चला गया पैसा। इससे ओवरऑल मार्केट इस तरह हर बंदा कर रहा हो ना, डिफरेंट काम कर रहा हो, तो इससे क्या होता है कि मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, मार्केट को ये लगता है कि लोगों के पास पैसा है, वो खर्च कर रहे हैं, चीजों की प्राइस बढ़ जाती है। जब ये सिचुएशन हो तो स्टेट क्या करती है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन का काम है इसके मॉनेटरी का, और बाकी जो स्टेट बैंक है उनका काम है दुनिया के अंदर, जैसे कि अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व या फॉरेक्स जो है वो है, फेडरल रिजर्व सॉरी, हमारे यहाँ फॉरेक्स रिजर्व जो है, इनका क्या काम है बेसिकली, ये क्या करते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। अच्छा ये क्या हुआ, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है इसका मतलब ये है कि ये उस मार्केट में लोग जो सस्ते मार्कअप पे, कम मार्कअप पे लोन ले रहे थे, अब उनको चॉइस देते हैं, हाँ जी पैसे तुम्हारे पास है, तुमने निकाल लिया, हाँ अब इसके बाद तुम्हारे पास दो सोल्यूशन है, या तो ये जो तुम्हारे जेब में पैसा है जो तुमने कमा लिया है, जो कुछ खर्च कर लिया, क्या है, एक तो ये है कि इसको मार्केट में फेंक दो विद द रिस्क कि इससे बिजनेस में पैसा वापसी आएगा नहीं आएगा, या किसी में एक चीज में इन्वेस्ट कर दो वहां से प्रॉफिट आएगा नहीं आएगा, रिस्क है मार्केट। दूसरा, हम काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, यानी कि आप पैसा रखें 1 साल के, उसके ऊपर हम जो है ना अगर 100 रुपए रखेंगे तो 12 रुपए को देंगे बगैर रिस्क के, उसमें रिस्क नहीं आपको मिलेगा। तो भाई आप क्या करोगे, ऑब्वियसली जो भी बंदा होगा वो उठा के मार्केट से उठा के, जहां रिस्क है, पता लगे वो काम ही ना चले, वो पता लगे कि वो कोई और इशू हो गया, कोई नाकानी चीज आ गई है, जलजला आ गया, कोई बिजनेस खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो आप पैसा उठा के बैंक पे रख देते हो, क्योंकि वहां बैंक आपको इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक के मुताबिक जो है ना ज्यादा है।
तो आप अपना पैसा उठाते हो। जब वहां रखते हो तो इसका मतलब यह है कि पैसा मार्केट से उठ के बैंकों में चला गया। अब लोगों के पास जो है इन्फ्लेशन वो वाली कम हो गई, स्लो डाउन, यानी कि मार्केट को पता लग जाएगा पैसा कोई नहीं है जी, अब ये गिलास 100 रुपए का है, ये 50 रुपए का बिक जाए बहुत है, कीमतें कम करो, तो ये इस तरह कीमतें कम करो स्टार्ट हो। ठीक है, यानी इस तरह बेसिकली इनका ये काम होता है, इस सारे उसका मॉनिटरिंग, ये सारे बॉयज सीखते हैं। सिंगल करेंसी, सिंगल करेंसी क्या है यूरो? बेसिकली 1999 के अंदर ये 1 जनवरी को, ठीक है, और उसके बाद 2002 के अंदर प्रॉपरली कॉइन्स और नोट्स को। इसके अंदर क्या हुआ कि ये जो डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट एक्सचेंज रेट थे और ये अपने आप को डॉलर पे रखते थे और वो मेजर करते थे, वो खत्म हो गए, ये फ्लक्चुएशन खत्म हो गई। यूरो आप इटली में भी खर्च कर सकते हैं, आप फ्रांस में भी खर्च कर सकते हैं, जर्मनी में भी, स्पेन में, पोर्चुगल में भी, ग्रीक में भी, हर जगह। ठीक है, इससे आसानी होगी एक्सचेंज के अंदर, बिजनेस डेवलपमेंट के अंदर, आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करने में आसानी हो। इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेहतर हो आसानी से। जब आपकी करेंसी एक हो, बहुत आसान है, एक्सचेंज करना आसान है, ट्रेड करना, बिजनेस करना, एवरीथिंग इजी हो जाता है। ठीक, आप आज शाम जो है वो पोर्चुगल में बैठे बगैर किसी, आपके हाथ में यूरो, आप टेंशन लो, आप जो है वो स्पेन की दुकान पे चलाते हैं, वही चीज आप पोलैंड पे जाके चलाते, वही जो नोट, आपको ना एक्सचेंज करवाना पड़ता, ना मुश्किल है यहाँ से ट्रैवल करना, बॉर्डर तो वैसे ही नहीं। तो आप कितना, यानी कि ये कितनी ईज है। इससे फिर क्या होता है कि बिजनेस भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो करेंसी है। एक्सचेंज के अंदर मसला हो सकता है कि आपकी इकोनॉमी कंट्री की ऐसी हो जिससे जो है ना आपकी करेंसी की वैल्यू लो हो, तो आप 10 दफा सोचेंगे। जैसे अब आप जो है ना वो 1 लाख डॉलर इकट्ठा करते हो, पूरी उम्र हमारी लग सकती है मिडिल क्लास में देखिए, और वो 1 लाख डॉलर लेके यूएस में इन्वेस्टमेंट करें। अगर यूएस और हमारी करेंसी एक हो तो फिर हम 1 लाख इकट्ठा कर सकते हैं और वहां पर बिजनेस कर सकते हैं, यानी कि जब सिंगल करेंसी हो जाए तो हम उसकी वैल्यू पे आ जाएंगे, उसकी लेवल पे आ जाएंगे, डिस्पाइट कि हमारे मुल्क में जो चल रहा है। ये जो है बहुत बड़ा फायदा। लेकिन इसका जो है वो नुकसान, जो यूरो क्राइसिस की तरफ हम कह रहे थे कि गया, उसको हम डिस्कस करते हैं, वो क्या है? वो हजूर डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ये है कि जब सर ये आप, सिंगल करेंसी के साथ आप कह रहे हैं कि करेंसी बाकी कंट्रीज जो हैं उनकी भी करेंसी सेम हो जाती है, मतलब उनकी हाँ, जो उनकी बिल्कुल एक कंट्री है वहां पे पाउंड चल रहा है लेकिन उसकी वैल्यू भी यूरो के बराबर हो जाएगी सबकी। नहीं नहीं, पाउंड खत्म, पाउंड ही खत्म, करेंसी नहीं है नहीं उसकी। सर अभी जो है मतलब इटली में स्पेन में इन सब में एक ही करेंसी है, एक करेंसी है, मतलब एक ही तरह के नोट छपते हैं वहां पे। एक ही नोट, एक ही तरह के नोट चलते हैं सारे के। अच्छा तो उन सब की वैल्यू भी सेम है ना, वो वेल लोग जो हाँ, मतलब यूरो है, यूरो है। अब यूरो तो, आप फ्रांस में चलाएं, यूरो आप पोर्चुगल में चलाएं, यूरो आप पोलैंड में चलाएं, यूरो की वैल्यू एक रहेगी। तो इसका कोई नुकसान है वैसे सर? नुकसान ये है जो कि लोग फिर बारो करते हैं इजीली, क्योंकि पोलैंड के अंदर भी कौन आप लोग जाके बारो बिजनेस करते करते हैं? हैं, कंट्रीज, वो जो उधर ही रह रहे हैं ना, जो लोग उधर ही रह रहे हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, फिर जाहिर है उन कंट्रीज के अंदर से लोग उस करेंसी को बारो भी तो करेंगे ना, यानी कि वहां बैंकों से लोग ज्यादा लोन लेंगे, ज्यादा लोन लेंगे क्योंकि आसानी है उनके लिए। पोर्चुगल वाला बंदा जब ये सोच सकता है कि मैं इटली के अंदर विदाउट एनी चेंजिंग करेंसी, विदाउट एनी हैम्पर्ड एक्सचेंज, ये वो देखे बगैर मैं उठा के जो मेरे घर में करेंसी है उसी से बिजनेस इटली में कर सकता हूँ, उसी से मैं ग्रीक के अंदर कर सकता हूँ, तो उसके लिए आसानी नहीं है कि वो बारो ज्यादा करे, यानी कि आराम से बारो करके वहां पर जाके बिजनेस करे, यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटी खुल गई नहीं है, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। आज हम यूएस डॉलर जो है हमारे यहाँ अगेंस्ट किस तरह बढ़ रहा है, अगर हमारी करेंसी यूएस डॉलर होती तो हमारे लिए तो बड़ा आसान था, बड़ा इजी था हमारे लिए कि हम जो है ना वो जो आराम से जो है ना यूएस डॉलर के डील करें, यहाँ वहां बिजनेस करें, यहाँ बिजनेस करें, एक करेंसी हो तो ठीक है। उसे होता है कि आपकी वैल्यू है, वैल्यू का मतलब यह है कि आप वहां बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि
जब ये बिजनेस की अपॉर्चुनिटी खुलती है, इसका मतलब ये है कि आप बोरिंग करेंगे, आप जो है ना बहुत ज्यादा जो है ना कोशिश करेंगे लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट कर दें, किसी तरह अपना सेटअप स्टार्ट कर दें। वो चाहे जर्मनी के अंदर अपॉर्चुनिटी खुले, चाहे वो जो है फ्रांस के अंदर खुले, ग्रीक के अंदर, टर्की के अंदर, आयरलैंड, फिनलैंड, स्वीडन, कहीं भी खुले, ठीक है, स्विट्जरलैंड, कहीं भी खुले, तो आप वहां जाकर जो है बोरिंग करना, बोरिंग करके अपने मुल्क से वहां जाके इन्वेस्ट करते, विदाउट थिंकिंग कि यार वहां करेंसी क्या है, क्योंकि यार एक करेंसी है। तो इससे क्या होता है डिफॉल्ट, कि जब आप बोरिंग तो कर लेते हैं इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए कि करेंसी एक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से आपका बिजनेस नहीं चलता, कोई और रीजन हो सकती है, 100 रीजन है, आप उसको पे बैक नहीं कर सकते, पे बैक नहीं करेंगे जो बोरोड मनी, तो डिफॉल्ट की तरफ जाएंगे बैंक, तो यूरो जो करेंसी है वो डिफॉल्ट की तरफ जाएगी, यानी कि लोग पैसे ले तो रहे हैं लेकिन पे बैक नहीं कर रहे, तो बैंक के पास पैसा कहां से आएगा, वो क्या करेगी, या तो एक उसके पास काम है, या तो जो एसेट जिसके गिरवी रख के वो उसने लोन लिया था, या तो वो सीज कर ले और उसको सेल करके अपना जो लोन का पैसा है उस बंदे से ले। बिलफर्ज किसी बंदे ने जो है वो जो वैल्यू थी उसकी लोन की वो 12 लाख यूरो थी, और जो उसकी उसकी वैल्यू थी, एसेट की वैल्यू जो उसने गिरवी रखवाया वो कम है, तो जाहिर है बैंक को नुकसान है, चाहे वो सीज भी कर ले, और अगर वो सीज कर भी ले और वो बिक ना रहा हो फिर क्या करे, जैसे कि अमेरिका के अंदर हुआ 2001 के अंदर, कि लोगों ने 2008 के अंदर हुआ ये कि बैंक ने बहुत लो मार्कअप पे लोन देना स्टार्ट कर दिया, हर बंदे ने लोन लेके घर बनाना स्टार्ट किया, घर बहुत ज्यादा बनाए, घर बिल्डिंग बहुत ज्यादा बनाए। अब लोगों के पास घर में बिल्डिंग तो बन गई, अब 2 साल बाद 4 साल बाद लोगों ने पैसे वापसी करने थे, पैसा तो वापसी करने की उन्होंने कोई बिजनेस तो नहीं किया बहुत बड़े, पैसे वापसी कैसे करें, तो जो बैंक से वो जो घर बनाए थे उन पैसों से उन घरों के ऊपर उन्होंने कब्जे कर दिया, बैंक ने भी हेल्प ऑफ फेडरल पुलिस कहें या जैसे भी उन्होंने कब्जे कर लिया उन घरों के ऊपर। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने घर बनाया बैंक से लोन लेकर, ठीक है जी, वो घर के अंदर रह रहा था, बैंक ने जब उससे पूछा जी पैसे कहाँ है जी, लोन के पैसे वापसी करो, लो मार्क पे हमने दिया था, पैसे तो कोई नहीं है, उसने कहा ठीक है तुम्हें जेल में डाल दूंगा, जेल में डाल दो मुझे लेकिन पैसे तो नहीं मिलेंगे आपको, उसने कहा ये घर जिसमें तू रह रहा है ये हमारे, हमें दो, उसने कहा ले लो भाई घर, यही बचता है उसके पास, जान बची, उसने वो घर उसको दे दिया। हजूर बैंक उस घर का क्या है? अब ये एक एग्जांपल है, यानी कि इस तरह बहुत ज्यादा हो जाए। अब होगा क्या कि लोगों के पास पहले तो वो लोन बैंक नहीं देगा, और जो लोग हैं जिनकी जेब में थोड़े बहुत पैसे हैं वो घर तो लेने के लिए नहीं बैठे ना, तो वो क्या करेंगे, बैंक क्या करेगा उस घर का, उसके लिए तो वो पत्थर का एक वो मिट्टी का सामान है कि उसके अंदर वैल्यू नहीं लगती, कोई खरीदता नहीं, वो क्या करे, उससे तो कोई काम भी नहीं कर सकता। तो ये एक क्राइसिस स्टार्ट हुआ कि जब जो है ना अब बैंकों के पास जो लोन की रीपेमेंट आनी थी वो आई नहीं, वो तो डिफॉल्ट पे चले गए। इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज के अंदर भी ये हुआ 2008 की ये बात, ठीक, ये इशू जहां भी हुआ, और खास तौर पर इसके अंदर जो छोटे कंट्रीज थे जैसे कि ग्रीक है, इनके अंदर अदर देन दिस बोरिंग इशू और डिफॉल्ट क्रिएट हो रहा था, उनकी अपनी भी मिस गवर्नेंस थी, मिस मैनेजमेंट थी, और एडमिनिस्ट्रेशन के लूप होल्स थे जिसकी वजह से वो डिफॉल्ट कर रहे थे, उनकी अयाशियां थे। तो अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन यूनियन की जो पॉलिसी थी उसके अंदर तमाम कंट्रीज को सपोर्ट करना था उस कंट्री को जो मुश्किल में है, अकॉर्डिंग टू द इस ट्रीटी या पॉलिसी के थ्रू। यहां पर फिर क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए कि यार एक कंट्री है, चले कोई ऐसा इशू है हुआ है उसके साथ जो एक्सटर्नल है, एक कंट्री जिसका इशू ही इंटरनल है, यानी उसकी अपनी मिस गवर्नेंस है, बैड गवर्नेंस हुई है, मिस मैनेजमेंट हुई है,
या उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन के लूप होल्स हैं, उस वजह से वो डिफॉल्ट कर रहा है, तो हम उसको बेल आउट क्यों करें, हम उसको क्यों पैसे दें, उसको बचाएं। वो कहते हैं जी ये तो पॉलिसी, ठीक है पॉलिसी है, लेकिन इस तरह तो हर कंट्री अपने अल्ले तल्ले करता रहेगा और मुश्किल में हमें बुला लेगा, और ये अमीर कंट्रीज हैं और आने की हेल्प के लिए तैयार हो जाएंगे। ये स्केप्टिसिज्म, यूरो स्केप्टिसिज्म स्टार्ट होगी यहां से, खौफ डर कि यार ये तो हमारे रिसोर्सेज के ऊपर डाका डालने के लिए छोटे कंट्रीज आ, बड़े बड़े थे पहले, वो अपने आप को संभाल के रखते थे, फ्रांस, इटली, पोर्चुगल, स्पेन, यूके वगैरह थे जो तो अपने आप को संभाल के रखते थे। लेकिन जैसे ही ये छोटे मोटे कंट्रीज एंटर हुए, इन्होंने तो कहे तो लॉटरी लगी हुई है भाई, अपने लल्ले तो करो, डिफॉल्ट हो तो जाके इनको कह अमीर कंट्रीज को बेल आउट कर दे। ये जो है बेसिक स्टार्ट प्रॉब्लम। ये वो सारी बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन ये भी जो है डिस्कस कर चुके हैं, मैनेजेस मॉनेटरी पॉलिसी, जो अपने सेंट्रल बैंक है ये बेसिकली इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये सेंट्रल बैंक बता रहा हूँ, जिस तरह हमारे यहाँ स्टेट बैंक, ठीक है, इसका मेन काम क्या है, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को देखना, दो मेन मेन काम है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो इनकी ओवरऑल वर्किंग चल रही है। फिजिकल पॉलिसी क्या होती है कि आपको बजट जो होता है बेसिकली, कि बजट के अंदर क्या होता है जी, आपका रेवेन्यू क्या है और आपके एक्सपेंडिचर क्या है उस साल के लिए, ये एक बेसिकली है। उसके अंदर आप रेवेन्यू का मतलब ये है कि आप कहाँ कहाँ से कमाएगी, कहाँ कहाँ टैक्स लगाएगी गवर्नमेंट, और स्पेंडिंग ये है कि कहाँ कहाँ पर खर्च करेगी, कौन कौन से प्रोग्राम बनाएगी। ये एक बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है बजट, सिंपल सी। इससे ये पता लगता है कि जो अगला साल है वो जो है ना उसके अंदर क्या सिचुएशन रहेगी ओवरऑल कंट्री की, उस बजट से तय होती है जो, और उस बजट के अंदर उन एरियाज के अंदर वो जब बताती है गवर्नमेंट कि मैं इन इन एरियाज के अंदर इन्वेस्ट करूंगी, इन इन एरियाज को ओपन अप करूंगी, ये पॉलिसी होगी, ये सारा कुछ होगा, यहाँ यहाँ टैक्स लगाऊंगी, ये काम करूंगी, तो उससे फिर जो इन्वेस्टर होता है, बिजनेसमैन होता है, और वो अपने आप को डिसाइड करता है कि मैंने फिर कौन से सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, कहाँ से बचना है, क्या करना है। तो ऑल दीज थिंग्स जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है नेक्स्ट ईयर के लिए, वो सारी बजट के ऊपर फिर इस तरह डिपेंड कर रही होती है। ये इसी तरह से यूरोपियन सेंट्रल बैंक का जो है रिस्पॉन्सिबल है इस मॉनिटरी और सारे इस काम के लिए, ठीक है। ये तरह यूरोप क्राइसिस, ये जो अभी हम पुअर, ये भी जो हम बात कर चुके हैं, ये ग्रीक वाले, ठीक है। 2008 के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, और यूएस के अंदर जो मैं अभी बता रहा हूँ, और 2000 के अंदर फिर उसका भी इम्पैक्ट रहा जाहिर, 2008 का जो यूएस का फाइनेंशियल क्राइसिस था उसका भी। लेकिन ग्रीक का अपना भी इशू था, यानी कि उसने इतना ज्यादा डेट ले लिया था, यूरो करेंसी इतनी ज्यादा बाय कर ली थी कि वहां के लोग अनएबल टू पे बैक टू द बैंक्स ऑफ यूरोपियन यूनियन, उसके जो सेंट्रल बैंक है उसको पे बैक करने के लिए मुश्किल हो गई। तो फिर जाहिर पास ऑप्शन था कि यार हम वो करें, पे बैक करें, बेल आउट करें, या जो है ना हम इसको जो है वो मतलब इसको चलने दें इसी तरह। अगर हम इसको इसी तरह चलने दें, खुद ठीक होगा, तो इसका इम्पैक्ट जो है ना बाकी कंट्रीज पे भी आता रहेगा, बिकॉज ग्रीक की भी करेंसी जाहिर है यूरो है, तो ग्रीक डिफॉल्ट करता है तो बाकी इन्वेस्टर भी जो बाहर का है ना, यूरोपीय यूनियन से बाहर का है, जैसे कि यूएस का है या चाइना का है, वो इन्वेस्टर ये नहीं देखता है कि ये ग्रीक का इशू है, वो ये देखता है यूरो का इशू है, यूरो के अंदर डिफॉल्ट, ठीक है। फिर बाकी बैंक्स भी जो है ना वो जरा स्केप्टिक हो जाते हैं लोगों को लोन देने के लिए, कि अगर ग्रीक जो है वो पे बैक नहीं कर पा रहा, हो सकता है पोर्चुगल भी ना पे बैक कराए, उनके लोग भी ना पे बैक कर पाए। तो वो एक जो स्केप्टिसिज्म स्टार्ट हो जाता है, वो सिर्फ लोकल इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बल्कि चाइनीज यानी कि बाहर वाले भी, और यूएस बाहर वाले जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना, उनके लिए भी एक स्केप्टिसिज्म स्टार्ट हो जाता है। उससे फिर ओवरऑल इफेक्ट होता है। एक सिचुएशन तो ये थी कि उनको इसी तरह छोड़ दिया जाए, लेकिन इसके अंदर ये नुकसान है जो मैंने अभी बताया, जो यूरो है उसको नुकसान है। एक ही है कि उसको बेल आउट किया जाए, उस कंट्री की हेल्प की जाए मिलकर। वही जो दूसरा वाला है इसके अंदर फिर इशू ये था
जो मैंने हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि सर यार ग्रीक तो उस मेरे ख्याल में फिर आईएमएफ के पास भी गया है। है। ये ग्रीक आईएमएफ के पास भी गया है जब ये डिफॉल्ट हुआ है ना। हाँ जाहिर है वो फिर सर अपनी इसको आईएमएफ के पास क्यों जाने की जरूरत पड़ी है जब यूरोपियन यूनियन की पॉलिसी थी कि अच्छा, कोई भी। इसके अंदर ना ये चीज आप जरा समझ लें कि जो यूरोपीय यूनियन जो है उसकी यूरो करेंसी है, सारा कुछ है, हमारे जैसे कि पाकिस्तानी करेंसी है, लेकिन आज भी ये स्टिल यूरोपीय यूनियन जो है वो सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग करेंसी है। फर्स्ट आज भी यूएस है। तो ऐसा नहीं है कि ग्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूएस जो सॉरी यूरो करेंसी के अंदर डिफॉल्ट कर रहा है या उसके वो इश्यूज हैं। जाहिर है वो वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड है, उसके अपने भी जो उसके बिजनेसमैन है सारी वर्किंग है, और यूएस के अंदर भी ट्रेड हो रही है। तो इसलिए जो है ना, और उसके बहुत सारे रिजर्व हो सकता है वहां भी रखे हैं यूएस के अंदर एसेट्स के अंदर, तो वो भी फिर डिफॉल्ट का खतरा होता है, तो वो फिर आते हैं बेल आउट आईएमएफ के लिए कि भाई इसको फुल प्रॉपर पॉलिसी दो। और आईएमएफ ये नहीं है सिर्फ कि वो आपको डॉलर देता है, आईएमएफ आपको पॉलिसी डायरेक्शन देता है, पॉलिसी रोड मैप देता है कि यार ये करना है ताकि आप बच सको। तो आपने इस एंगल से भी देखना है। बेल आउट वाला सीन तो यूरोपियन यूनियन के बैंक्स दे देंगे, सारा कुछ हो जाएगा, और कुछ जो है ना, और यूएस जो है ना, जो यूएस डॉलर है वो आईएमएफ से आ जाएगा। लेकिन जो पॉलिसी डायरेक्शन है ना, वो जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो आईएमएफ प्रोवाइड करता है कि आप अपने आप को डिफॉल्ट से बचाने के लिए, चाहे वो लोकल ही डिफॉल्ट क्यों ना हो, यानी हमारे यहाँ गवर्नमेंट क्या लोकल बैंक से पैसे नहीं लेती, अब वो उससे जो डिफॉल्ट कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने किसी जेएस बैंक से ले लिए, या जो है ना वो अपने किसी और जो बाकी हमारे कमर्शियल बैंक है वहां से लोन लिए, तो उसकी जो पे बैक है उसके ऊपर भी आईएमएफ जो यूएस डॉलर के अंदर डील कर रहा है बेसिकली। हम तो आपस में उन दोनों ने जो डील की है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और कमर्शियल बैंक ने, वो तो पीकेआर में की है। तो उस पॉलिसी की भी डायरेक्शन सेट करने के लिए, उस क्राइसिस को भी सेट करने के लिए आईएमएफ इस चीज को डील करता है। ठीक है, तो ये है। तो ये ओवरऑल जो है ना, इस तरह इकोनॉमिक्स का जो है समझ। अच्छा, ये हमारा यूरो जोन क्राइसिस था, ठीक है, और ये हमारी जो पीवीएन की कहानी थी जो हमने थोड़ी सी डिस्कस की, ये मैं आपको स्लाइड्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा, आपने उसको पढ़ना है, तो ये उसको फिर खत्म सुनना। कैसे हुआ है यूरो क्राइसिस। फिर ये खत्म ऐसे हुआ कि जब ग्रीक था ना, फिर उसकी हेल्प आउट के लिए कंट्रीज आना स्टार्ट हो गई, यानी कि उन्होंने कहा कि हमारी जो फेस सेविंग है वो बहुत जरूरी है, हम इसको सेव आउट करें। लेकिन इसका एक नुकसान हुआ, वहां से वेव स्टार्ट हुई है ये ब्रेग्जिट। ये 2008 के यूरो क्राइसिस से जो है वो वेव स्टार्ट हुई है, और ना सिर्फ वेव स्टार्ट हुई है बल्कि जो है वो एक सीरीज ऑफ ये समझ लें कि इश्यूज स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि ये मसला सिर्फ इकोनॉमिक बेल आउट की बात नहीं थी, फिर ये भी था कि कुछ कंट्रीज की जो डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं, जैसे कि हो सकता है कि जैसे हम वो इमिग्रेंट्स के इशू को डिस्कस करते थे, एजाइलम वाले इश्यूज को डिस्कस कर रहे थे, तो वो भी फिर बहुत ज्यादा जो है ना इस इकोनॉमिक उसमें बहुत ज्यादा सामने आ गए। इसमें एक मेन बड़ा मसला हजूर ये था और वो ये था कि जब कोई कंट्री डिफॉल्ट करता है, तो अमूमी तौर पर होता यह है कि वो कंट्री जो है ना उसके अंदर कंट्री के अंदर जो उसकी गवर्नमेंट होती है ना, वो लोन दे देती है उन बिजनेसमैन को, उन बैंक्स को, उन पर्सनस को, ताकि जो है वो ये चीजें डिफॉल्ट से बचाई जा सके। यानी कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से जो है वो लोन देती है, अपनी तरफ से जो है वो पैसे दे देती है, अपनी तरफ से उसको डिफॉल्ट से बचा लेती है। इसको कहते हैं बेल आउट पैकेजेस। ये यूएस के अंदर भी हुआ, ये यहाँ पे। लेकिन इसका एक इशू बहुत बड़ा क्रिएट हो जाता है, वो ये है, ये डीप डाउन है, कि जो गवर्नमेंट्स हैं, खासतौर पे नेशनलिस्ट जो गवर्नमेंट्स होती हैं, यानी कि जो थोड़ी सी वो ऐसे लोग जो अपनी गवर्नमेंट यानी कि पैट्रियोटिक जो टाइप लोग होते हैं, वो लोग इस चीज को देखते हैं, ये जो कैपिटलिज्म के खिलाफ थोड़े बहुत होते हैं, सोशलिस्ट लोग होते हैं, यूं कहना चले नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जो लोग, वो कहते हैं यार देखो, जब ये लोग बिजनेस कर रहे थे और धड़ाधड़ लोन लेकर कमा रहे थे और अयाशियां कर रहे थे,
तब ये गवर्नमेंट की मदद थोड़ी कर रहे थे, ये बल्कि गवर्नमेंट का नुकसान करते थे, टैक्स तो देते नहीं थे। और बिजनेस पे बिजनेस कर रहे हैं, ये बिल्डिंगें खड़ी कर रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं, ठीक है इकोनॉमी चल रही है, लेकिन ये टैक्स तो नहीं दे रहे थे गवर्नमेंट। तो जब ये मुश्किल में पड़ते हैं तो गवर्नमेंट इनको क्यों हेल्प आउट करती है? इस चीज को भी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन मिली इस यूरो क्राइसिस के अंदर। इससे फायदा तो ये, मतलब ये क्राइसिस तो इस तरह खत्म हो गया ग्रीक का कि इसको बेल आउट कर दी, लेकिन इसका नुकसान यह हुआ कि कंट्रीज ने एक क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया कि ये वो लोग हैं, क्या इन्होंने हमारी हेल्प की, कंट्री की, स्टेट की, गवर्नमेंट की, जब ये अच्छे वक्तों में थे, टैक्स अवॉइड करते थे, टैक्स इवेजन करते हैं। जब बुरा वक्त आता है, मुश्किल में आते हैं, तो गवर्नमेंट कहते हैं बेल बेल कर दो ना, बेल आउट कर दो मुझे, मैं मर जाऊंगा, तुम्हारी इकॉनमी मर जाएगी। यहाँ पर सोशलिस्ट का क्वेश्चन खड़ा है। यानी ये एक प्रॉपर डिबेट है, बहुत लंबी, कैपिटलिज्म की, और इस खास तौर पर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, सर ये ये सर जी, सोशलिज्म की डिबेट, सोशलिज्म वाले डिबेट करते हैं क्या? मतलब ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो आप, जब फॉल्ट तो होता है तो यूरोपियन तब, यूनियन के अंदर सोशलिज्म के जैसे आ गई, वो तो मतलब कैपिटलिज्म की वजह है। नहीं नहीं नहीं, सोशलिज्म का ये नहीं, ऐसी चीज नहीं है कि जो यहाँ पर आने सकती, ये आइडिया है जो नेशनलिस्ट परसू करती हैं कि यार एक गवर्नमेंट है, उसकी मदद के लिए, यानी उसकी वो मदद के लिए पुकारी जाती है, गवर्नमेंट को पुकारा जाता है तब जब बेल आउट के पैकेजेस देने हो। जब ये अच्छे वक्त में होते तो ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते। ये एक डिबेट है बेसिकली, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी उठते हैं, पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन होते हैं, ये यूरोपियन पार्लियामेंट में, डिफरेंट डोमेस्टिक पार्लियामेंट्स में भी क्वेश्चन आते हैं कि यार ये किस तरह इसको डील करना है, इस इश्यूज को। तो एक लॉन्ग डिबेट स्टार्ट, ठीक। ये आपका जो है वो